जनवरी में पता चल गया था कि मेंस होने वाला है। और जनवरी में क्योंकि पहला अटेम्प्ट था तो मेरा उतना अच्छे से नहीं हो पाया उसमें। मेरा अच्छा परसेंटाइल नहीं आया था उसमें। लास्ट के जो कुछ 15-20 डेज़ थे तब मेंस के, तब मैं फार्मूला रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दिया मैंने। और फिर एग्ज़ाम में जाके देखा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। मेरा कोई डमी स्कूल नहीं था, मेरा नॉर्मल स्कूल था। मैं DPS से पढ़ा मैं, तो मेरा सुबह तो पूरा स्कूल में रहता था। और फिर 11th मतलब कैसे रहा? 11th में फिर आपने कौन सा कोचिंग ज्वाइन किया और फिर एंटायर 11th आपका कैसा रहा जेई का प्रिपरेशन? क्लास 10 से 11 जो ट्रांजिशन होता है वो थोड़ा सा दिक्कत करता है सबको, और मेरे साथ भी वो प्रॉब्लम्स हुए। बट मैंने क्लास 11th में मेरा थोड़ा सा एंथुजियाज़म ज़्यादा भी था क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था प्रिपरेशन। और क्लास 11th मेरा शुरू में अच्छा गया, फिर धीरे धीरे करके क्योंकि टफनेस बढ़ते गया तो मेरा थोड़ा सा डाउन होते गया। लेकिन 12th में वापस मैंने अच्छे से करना शुरू कर दिया था। ओके, 12 में मतलब आपका अच्छे से होने लगा, बट 11th में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आए। बेसिकली 11th में परफॉर्मेंस कैसा रहता था मॉक पेपर्स में, ये सब में? मॉक में उतना खास नहीं आता था। जैसे कि कोई टफ पेपर है जैसे, तो मेरा 20% 30% मार्क्स के आसपास ही रहता था, और इजी में भी 50% के ऊपर नहीं जाता था नॉर्मली। तो उसकी वजह से थोड़ा और डिमोटिवेशन आते गया। लेकिन जब ऑफलाइन शुरू हुआ, स्कूल्स भी शुरू हुए, तब जाके थोड़ा सा अच्छे से शुरू हुआ। ओके, चलो यार, अब इस वीडियो के मेन मुद्दे में आते हैं। आपकी मेंस में 50,000 रैंक के समथिंग आई, फिर ऐसा क्या हुआ मेंस के टाइम पे जो रैंक इतना गिर गया? तो क्या है कि मुझे क्या है, कोचिंग में जनरली जब पढ़ाया जाता था कि जैसे केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक होती है, उसके अंदर बहुत सारे रटने की चीज़ें होती है और फार्मूला बेस ज़्यादा होता है। वो मुझसे नहीं होता था मोस्टली, और मुझसे टाइम प्रेशर में काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, जैसे टाइम कंस्ट्रेंट में। तो इससे क्या हुआ कि मेरा जो मेंस का परफॉर्मेंस है, पहले वाले में तो कैसा हुआ कि जनवरी में पता चल गया था कि मेंस होने वाला है। और जनवरी में क्योंकि पहला अटेम्प्ट था तो मेरा उतना अच्छे से नहीं हो पाया उसमें। मेरा अच्छा परसेंटाइल नहीं आया था उसमें। उसके बाद फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट में सोचा कि मैं ठीक से करूँगा। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने मेहनत की, बट फिर भी मेरा उसमें ज़्यादा नहीं पड़ा, 96 ठीक उतना नहीं पड़ा मेरा। तो फिर मैं डर गया थोड़ा सा कि मेरा ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब मैं एडवांस के मॉक टेस्ट देता था तब मेरे अच्छे मार्क्स आते थे, और मैं हमेशा से कंफ्यूज रहता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि जो फार्मूला मेंस और एडवांस दोनों अलग चीज़ें हैं, इनको मिक्स करेंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एक के मार्क्स दूसरे में सोचेंगे तो फिर वो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, और फिर ओवरऑल कुछ नहीं होने वाला, किसी में भी रिजल्ट नहीं आएगा। कि कुछ ऐसा करते हैं कि सिर्फ एडवांस के लिए पढ़ते हैं और फिर उसमें मेंस ख़राब हो जाते हैं, जैसा मेरे साथ हुआ। कुछ लोग सिर्फ मेंस के लिए पढ़ते हैं तो एडवांस ख़राब हो जाता है। तो दोनों को पैरेलली बैलेंस करना पड़ेगा, और वो भी मतलब बैलेंस करना पड़ेगा दोनों को साथ साथ में, तब जाके दोनों में अच्छा रिजल्ट आएगा। ये है। और मतलब मेंस के टाइम तक आप मतलब क्या रिसोर्सेज बेसिकली फॉलो करते थे, और मेंस के बाद एडवांस के लिए आपने क्या रिसोर्सेज पे मतलब ट्रांजिशन लाया, क्या फॉलो करना स्टार्ट किया? मेरा जब शुरू से मैं अच्छे लेवल के बुक्स करता ही था, और एडवांस लेवल की बुक्स करता था मैं। लास्ट के जो कुछ 15-20 डेज़ थे तब मेंस के, तब मैं फार्मूला रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दिया मैंने। और फिर एग्ज़ाम में जाके देखा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो सेकंड मेंस में मैंने थोड़ा सा चेंज किया अपना, और मैंने क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया। तो और इसकी वजह से कि जो एकदम टफ क्वेश्चंस थे वो मुझसे हो जा रहे थे। अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि अर्णव कितना क्लियर माइंडसेट का है। उसको पता है कि एग्जैक्टली वो कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहा है एंड उसका सॉल्यूशन क्या है, और एक राइट गाइडेंस से वो एग्जाम क्रैक भी कर लेता है। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उन्हें एक राइट गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि कैसे प्रिपरेशन करना है, और फिर वो सोचते रहते हैं कि अगर IIT में नहीं हुआ तो क्या होगा, फाइनल ईयर तक जाते जाते एक टॉप टेक कंपनीज में प्लेसमेंट नहीं लगेगा तो क्या होगा, या फिर कॉलेज में इतना टाइम देने के बाद भी हमें एक लंबा लाइन में खड़ा रहना पड़े इन ऑर्डर टू गेट अ स्मॉल टेक जॉब। यार, इन सभी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, आपको एक डिफरेंट अप्रोच, एक कैलकुलेटिव अप्रोच रखना पड़ेगा, और इन सभी का आंसर देने के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ये इंडिया का पहला ऐसा बैचलर्स डिग्री है जो कंप्यूटर साइंस से नहीं है, दोनों एक ही डिग्री में पढ़ाता है, और ये कॉम्बिनेशन आपको इंडस्ट्री रेलिवेंट डिग्री देता है।
विद द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ एआई, हर टेक कंपनी चाहती है कि एआई को अपने प्रोडक्ट में इंटीग्रेट करना। इससे ये पता चलता है कि सीएस एंड एआई आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इससे ये समझते हैं कि आप प्लेसमेंट के लिए तो रेडी हो, और इनके पास 1500 प्लस हायरिंग पार्टनर्स है एंड इनका एवरेज पैकेज 12 लाख है। एंड इनके एल्यूमिनाई नाउ गेस द कंपनी इट्स द गूगल। प्लेसमेंट रेडी करने के लिए आपको मैंडेटरी इंटर्नशिप करनी पड़ेगी जो कि पेड होगी। अब बात करते हैं गाइडेंस की। टॉप 1-to-1 मेंटरशिप फ्रॉम टॉप सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड टेक लीडर्स ऑफ 500 प्लस टॉप कंपनीज लाइक गूगल, अमेजॉन एंड मोर। अगर आपको ये फ्यूचरिस्टिक डिग्री परस्यू करनी है तो इनका NSAT एक एग्ज़ाम है 28 जून को, जिसका फॉर्म आप 26 जून तक रजिस्टर कर सकते हो। तो फटाफट जाओ रजिस्टर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। और फिर मतलब टाइम टेबल क्या फॉलो करते थे मेंस के पहले और एडवांस के टाइम पे भी, मतलब दोनों एग्जाम के टाइम क्या टाइम टेबल रहता मेंस था? और एडवांस में कुछ अलग नहीं था। मेरा कैसा था कि जब स्कूल बंद हुआ और स्कूल चालू था, ये 2 टाइप के टाइम टेबल थे मेरे। तो जैसे कि मेरा कोई डमी स्कूल नहीं था, मेरा नॉर्मल स्कूल था, मैं DPS से पढ़ा मैंने। तो मेरा सुबह तो पूरा स्कूल में रहता था। तो मैं स्कूल में ट्राई करता था कि मैं थोड़े से क्वेश्चंस कर लूँ कोचिंग के, और वैसे मैंने स्कूल में थोड़ा सा करना किया। फिर जैसे कि उसके बाद कोचिंग हो जाती थी 6 घंटे की। 6 घंटे की 3 से 8 बजे तक कोचिंग हो जाती थी। उसके बाद 8 बजे से कुछ खाना खा लेते थे। फिर मेरे को रात को 1 या 2, कभी कभी 3 बजे तक पढ़ना पड़ता था। फिर सुबह 6 बजे स्कूल रहता था। तो हॉलीडेज़ में क्या होता है कि हॉलीडेज़ में तो रिलैक्स्ड रहता है, लेकिन स्कूल के टाइम में थोड़ा सा दिक्कत करता है ये। और टाइम मैनेजमेंट तो इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बनेगा नहीं फिर। और यार अर्णव, जैसा आपने बताया कि आप स्कूलिंग के साथ डमी नहीं था आपका। कई बार ऐसा होता है जिस बच्चों का डमी होते हुए भी वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते बिकॉज बैकलॉग्स हो जाते हैं, फिर रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है। बट ये सब प्रॉब्लम्स को फिर आपने कैसे मतलब टैकल किया अपने टाइम? मेरा कैसा था कि बैकलॉग्स मेरे साथ होता था, लेकिन मैंने कैसे किया, जैसे 11th में मेरे शायद कुछ 4 चैप्टर हर सब्जेक्ट के, 3 या 4 चैप्टर बैकलॉग थे मेरे 11th में। मैंने उसको 12th की जो स्टार्टिंग था, जो स्कूल शुरू हो रहा था, तो मैंने उसको स्कूल में बैठ के किया। तो जैसे कोई डमी वाला है बच्चा है, तो वो उसको बैठ के अपने सुबह कोई एक टाइम निकाल के उसको 3-4 घंटा बैठ के बैकलॉग कंप्लीट करने के साथ 12th का करना पड़ेगा। और जैसे कि कुछ चैप्टर्स ओवरलैप करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक है, तो उसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे को, क्योंकि जैसे मैंने उसको 12th में कर लिया, तो उसका मेरे को 11th का रिवाइज करने का उतना मतलब प्रॉब्लम नहीं आया उसमें। और वैसे ही बैकलॉग को कवर करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके ही होता है वो, साथ में एक बार में नहीं होता। जैसे कुछ बच्चे डिसाइड कर लेते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी थे कि एक दिन में कर लेंगे, वो नहीं होने वाला कभी। उसको धीरे धीरे करके ही करना पड़ेगा। और अगर बैकलॉग को ख़त्म ही करना है तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अगर उसको साथ में लेके चलेंगे और उसके क्वेश्चंस अच्छे करते रहेंगे धीरे धीरे करके, तो वो आप ख़त्म हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, और वो बहुत अच्छे से मार्क्स भी आ जाएंगे।